नमस्कार। लंदन से मैं हूँ शिवकांत। टीका बने या न बने, हम तो लौट आए हैं और काम शुरू कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और जानते हैं कहाँ कही? ऑपरेशन वॉर्प स्पीड की खबर देने के लिए बुलाए संवाददाता सम्मेलन में। क्या है ऑपरेशन वॉर्प स्पीड? यह है चरम गति से टीका तैयार करने का अभियान, जिसकी तुलना ट्रंप ने दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम बनाने के अभियान से की। और इसे युद्ध स्तर पर चलाने के लिए उन्होंने इसका नेतृत्व भी सेना के एक जनरल के हाथों सौंपा। आप सोचेंगे कि टीका क्या कोई बम है जो धमाके किए और बन जाएगा? एक खाली मम्स यानी गलगंड का टीका है जो 4 साल में बन गया था। बाकी सारे टीकों को बनाने में कम से कम 10 साल लगे हैं। तो फिर सैकड़ों रूप बदल चुके कोविड-19 के इस बहरूपीय वायरस का टीका आनन फानन में कैसे तैयार हो जाएगा? इसके जवाब में ट्रंप साहब ने कहा कि हम खाली टीके के भरोसे थोड़े ही हैं। अभी और भी तो बहुतेरी बीमारियां हैं जो आती हैं और टीकों के बिना चली जाती हैं। वैसे ही ये भी छूमंतर हो जाएगा, क्या पता कल हो न हो। अब आप सोचेंगे कि यही करना था तो 2 महीनों में अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क क्यों किया? पहले ही कामकाज खोलकर बैठे रहते स्वीडन की तरह। आप भी है ना, समझते नहीं हैं। उस वक्त चीन में, इटली में, ईरान में और स्पेन में रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे थे, पर अमेरिका में मरने वालों की गिनती दर्जनों में थी। हवाई यातायात को ट्रंप साहब ने बंद कर लिया था, इसलिए सब कंट्रोल में था। राष्ट्रपति की सीईओ शैली के गुणगान हो रहे थे। किसे पता था कि वायरस 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों में फैल जाएगा और 90,000 की जान ले लेगा। चलो उस पर भी कह देते कि हमारा शुक्र मनाइए कि हमने ताबड़तोड़ कदम उठाकर मरने वालों की संख्या लाख से ऊपर नहीं जाने दी, वरना एंटनी फाउची जैसे वैज्ञानिक लोग तो 10-20 लाख की बातें कर रहे थे। गड़बड़ ये हुई है कि करीब करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगारी भत्ता मांगने आ खड़े हुए हैं, यानी हर चौथा अमरीकी। ऐसे में चुनाव कैसे जीता जाएगा? टीके का कोई ठौर ठिकाना नहीं और नवंबर है कि भागा चला आ रहा है। चुनाव को टालने की बात तो छेड़ी है और जमाई राज कुशनर ने समर्थन भी कर दिया है, मगर टालना आसान काम नहीं है। अब खाली अमेरिका की बात ही नहीं है, कोविड-19 ने ये दुविधा लगभग हर बड़े लोकतंत्र के सामने खड़ी कर दी है। अपनी सेहत या जेब की सेहत, निजी आज़ादी या बीमारी से आज़ादी, दो में से एक का असंभव चुनाव करने की दुविधा, और दुविधा में दोनों के चले जाने का खतरा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब स्वीडन की मिसाल ही ले लीजिए। वहाँ सरकार ने कोविड-19 से मुकाबले की बागडोर महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर टेग्नेल को थमाई थी। डॉक्टर टेग्नेल ने बुजुर्गों को घरों में बंद रहने की सलाह देकर बाकी लोगों से कहा कि जहाँ तक हो सके घरों से काम करके सामाजिक दूरी व साफ सफाई का ध्यान बनाए रखें। देश में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। इसके बावजूद स्वीडन महामारी के फैलाव और मरने वालों की संख्या के मामले में ब्रिटेन, इटली, स्पेन, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों की तुलना में बेहतर रहा। परंतु अर्थव्यवस्था की हालत उतनी ही खराब हो गई जितनी बाकी यूरोपीय देशों की हुई। यानी पाबंदी नहीं लगाने से लोगों की सेहत का ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, तो कोई ख़ास आर्थिक लाभ भी नहीं हो सका। तो सवाल आता है कि कौन सी रणनीति कारगर हो सकती थी? केवल दो रणनीतियां कारगर हुई हैं। एक तो चीन की रणनीति, जिसका मूल मंत्र था कि बीमारी फैलने की खबर सुनते ही एक बड़े इलाके की पूरी तरह तालाबंदी कर देना और उसे तब तक न खोलना जब तक कि वायरस का फैलना बिल्कुल न रुक जाए। वुहान और हुबे में तालाबंदी करने में थोड़ी देरी हुई थी, इसलिए क्योंकि चीन को बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने में और तालाबंदी की तैयारी करने में थोड़ा समय लग गया था। लेकिन उसके बाद से चीन ने महामारी पर पैनी नज़र रखी। पूर्वोत्तर में रूस की सीमा से लगते जीलिन प्रांत में जीलिन और शूलान शहरों को वायरस के मुट्ठी भर केस मिलते ही पूरी तरह तालाबंद कर लिया गया है। वुहान में भी वायरस के इक्के दुक्के वायरस केस मिले हैं, इसलिए महानगर के सभी 11 लाख निवासियों का 10 दिनों के भीतर टेस्ट करने का काम शुरू किया गया है और आधे टेस्ट किए भी जा चुके हैं। मुश्किल ये है कि चीन वाली तालाबंदी की रणनीति को अमल में लाना लोकतांत्रिक देशों के बस की बात नहीं है।
अब बचती है दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ताइवान और वियतनाम की रणनीति, जहां तालाबंदी के साथ साथ टेस्ट और ट्रेस की रणनीति भी अपनाई गई। दक्षिण कोरिया ने जिन जिन इलाकों में वायरस प्रभावित लोग मिलते गए, वहां बड़ी संख्या में और बड़ी तेज़ी से टेस्ट कराए। टेस्टों में पॉजिटिव आने वाले लोगों को और उनके संपर्क में आए लोगों को टोह लगाकर एकांतवास में रखा गया। इससे फैलाव की रोकथाम हो गई। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही ही चलती है। थाईलैंड और सिंगापुर का हाल भी यही है, और हांगकांग तो चीन का हिस्सा है ही। इसलिए जो रणनीति इन देशों में कारगर हुई, वह अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्रों में पूरी तरह कारगर नहीं हो सकती। इसीलिए टेस्ट और ट्रेस की रणनीति पर चलकर जर्मनी ने मौत का आंकड़ा कम रखने में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन फैलाव को वो भी नहीं रोक पाया। ऐसे में इसराइल के वाइजमन संस्थान के प्रोफेसरों ने एक मॉडल तैयार किया है, जिस पर चलते हुए आप कारोबार खोल भी सकते हैं और वायरस से बचे भी रह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि वायरस लगने के बाद पहले 4 दिनों तक वायरस वाला रोगी वायरस को नहीं फैला सकता। 5वें दिन से वह संक्रामक होने लगता है और वायरस फैलाने लगता है। इसराइल का मॉडल इसी पर आधारित है। लोग 4 दिनों तक काम पर या स्कूल में जाएं और उसके बाद 10 दिनों तक घर पर रहें। घर पर यदि वे बीमार पड़ते हैं तो एकांतवास में चले जाएं, वरना घर से काम करते रहें। 10 दिन घर में बिताने के बाद 4 दिनों के लिए फिर काम पर चले जाएं। इस तरह 4 दिन काम और 10 दिन घर से काम का चक्र बिना किसी जोखिम के चलाया जा सकता है। ऑस्ट्रिया ने इसमें थोड़ा सुधार करके छात्रों के ग्रुप बना लिए हैं, जो बारी बारी 5 दिन स्कूल जाते हैं और 10 दिनों तक घरों से पढ़ते हैं। इस तरह स्कूल भी चल रहा है और बीमारी भी नहीं फैल पा रही। लेकिन इस तरह के मॉडल की कामयाबी के लिए लोगों का सजग और जिम्मेदार रहना निहायत ही ज़रूरी है। कोविड-19 की महामारी की एक खासियत और देखने में आई है कि वह नेताओं की हेकड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं करती। अब हेकड़ी के मामले में ट्रंप साहब के सामने कौन ठहर सकता है? महामारी के शुरुआती दिनों में उनकी हेकड़ी देखने लायक थी। उनको अपने फैसलों की समझदारी, फुर्ती और अमेरिका के संसाधनों पर इतना नाज था कि महामारी ने 2 महीनों के भीतर ही अमेरिका की हालत दुनिया में सबसे दयनीय बनाकर उनकी सारी हवा निकाल दी। यही हश्र ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का हुआ। वे खुलेआम वायरस को एक हवा बताकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे और सवाल करने पर कहते थे कि क्या कोई जादू मंतर कर दूं? मास्क तो वे आज तक नहीं पहनते, बावजूद इसके कि ब्राज़ील अब प्रभावितों और मरने वालों की संख्या में दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति पुतिन भी महामारी को गंभीरता से लेने की बजाय संविधान संशोधन द्वारा आजीवन राष्ट्रपति बने रहने की जुगत में थे। पर आज रूस महामारी के फैलाव की दृष्टि से अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर जा पहुंचा है। उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता अस्पताल में हैं और पुतिन साहब अब अपनी डाचा में छिपे रहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का नाम भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। कहाँ तो वे भारत को मानवाधिकारों के उपदेश देते फिरते थे, कहाँ 1.5 लाख लोगों के बीमार होने और 4100 के मारे जाने और देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाने के बाद अपनी कुर्सी बचाने के फेर में पड़ गए। जहाँ तक कुर्सी बचाने की बात है तो महामारी के इस संकट के दौरान यूरोप में एक ऐसा कांड हुआ है जिसको लेकर लोग नाराज़ तो हैं, लेकिन इतने नहीं कि नेताओं की कुर्सी चली जाए। दुनिया में कोविड-19 से मरने वाले कुल लोगों में से लगभग आधे अमेरिका और यूरोप के हैं, और इनमें से एक बड़ी संख्या वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की है। अब विडंबना की बात यह है कि महामारी को रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां और सामाजिक दूरी रखने के नियमों को यह कहकर लागू किया गया था कि बुजुर्गों की जीवन रक्षा के लिए ये निहायत ज़रूरी होंगे। यही कारण देकर लोगों को अपने बुजुर्गों से मिलने वृद्धाश्रम जाने से रोका भी गया था। केवल सेवाकर्मी ही देखभाल के लिए जाते थे, लेकिन उनके ज़रिए महामारी भी वृद्धाश्रमों में चली गई और ऐसी फैली कि कुछ देशों जैसे बेल्जियम में मरने वाले आधे लोग वृद्धाश्रमों के निकले। इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में हर तीसरी मौत वृद्धाश्रम वालों की हुई है। अमेरिका में उनकी मौत का अनुपात और भी ज़्यादा हो सकता है और स्वीडन में मारे गए 3500 लोगों में से आधे वृद्धाश्रमों के ही थे।
सेवा कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पीपीई या बचाव के लिए ज़रूरी मास्क और गाउन जैसे सामान नहीं दिए गए और न ही उनके वायरस टेस्ट किए गए। नतीजा ये हुआ कि बुज़ुर्गों की हिफाजत के लिए बने वृद्धाश्रम उनके लिए मौत के पिंजरे साबित हुए। सरकारों के पास इस कांड पर माफ़ी मांगने के अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी एक चिंताजनक कांड सामने आ रहा है। महामारी के दौरान ये मान लिया गया था कि बच्चों पर वायरस का खास असर नहीं होता। फिर भी बच्चों को वायरस से बचाकर रखने की ज़रूरत इसलिए समझी गई ताकि वे उसे बड़ों तक न फैला सकें। लेकिन अब अमेरिका और यूरोप के देशों के बच्चों में एक ऐसी रहस्यमय बीमारी फैलने की खबरें मिल रही हैं जिसके लक्षण कावासाकी बीमारी जैसे हैं, जो इम्यून सिस्टम की खराबी से होती है। बच्चों को तेज़ बुखार होने लगता है, बदन पर रैश या चिकत्ते निकलते हैं, धमनियों में सूजन आ जाती है और दिल, जिगर और गुर्दे खराब होने लगते हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम या रोग रक्षा प्रणाली अपने ही शरीर पर हमला करने लगती है। इसमें कोविड-19 की क्या भूमिका है, इस पर अभी और शोध होना बाकी है। लेकिन इन बच्चों में से ज़्यादातर के शरीरों में कोविड-19 के एंटीबॉडी पाए गए हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में कम से कम 250 बच्चे इस तरह की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। यदि इसकी वजह कोविड-19 ही साबित होती है तो कोविड-19 आगे चलकर बड़े लोगों में भी इस तरह की कई दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है। जो भी हो, धीरे धीरे दुनिया का ध्यान अब कोविड-19 की महामारी से हटकर उससे हुई आर्थिक बर्बादी पर केंद्रित हो रहा है। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए अपने हिसाब से प्रयोग कर रहा है। चीन समेत एशिया और पूर्वी एशिया के ज़्यादातर देशों ने हवाई यातायात को छोड़कर बाकी पाबंदियां हटा ली हैं। यूरोप में भी धीरे धीरे बाजार और कारोबार खुलने लगे हैं। अमेरिका में ट्रंप और उनके समर्थकों की राजनीति की वजह से देश में दो धड़े खड़े हो गए हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता वाले राज्य और ज़िले सारी पाबंदियां हटाने पर आमादा हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्य और ज़िले महामारी से बचे रहने के लिए फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन उन प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों की चिंता किसी पार्टी को नहीं है जिनके पास न घर बचे हैं और न नौकरी। बेरोजगारी भत्ते तो छोड़िए, वीज़ा बनाए रखने के लाले पड़ गए हैं। यूरोप और खाड़ी के देशों में भी प्रवासी मजदूरों की यही दशा है, लेकिन भारत और दूसरे एशियाई देशों जैसी दशा शायद कहीं नहीं है। ये सही है कि भारत सरकार क्या, दुनिया की कोई भी सरकार 1 से 2 करोड़ प्रवासी मजदूरों के टेस्ट कराकर उन्हें सामाजिक दूरी पर रखते हुए रेल और बसों से घर नहीं भिजवा सकती थी। लेकिन तालाबंदी के खुलने और उनके काम पर लौटने तक उनको पैसा देकर उनके रहने खाने की व्यवस्था तो कर ही सकती थी। 1 से 2 करोड़ प्रवासी मजदूरों की बात भी कर लें तो 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए महीने के खर्च पर इन्हें सड़कों पर ठोकरें खाने और अपने साथ वायरस को फैलाने से बचाया जा सकता था। 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में क्या 1-2 महीने 1-2 करोड़ बदहाल लोगों का गुजर चलाने के लिए अर्थव्यवस्था के 1000 में हिस्से की गुंजाइश भी नहीं थी? ये लोग जहाँ काम करते थे और रहते थे, उन लोगों की और हमारे समाज की तो बात ही क्या करें। संकट के समय तो दुश्मन भी मदद को आ जाते हैं। इन लोगों से जब तक चाहा काम लिया और फिर फ़ोटो खींच खींच कर उनके हाल पर छोड़ दिया। रही सरकार की बात, तो जब उस पर ताने कसे जाने लगे कि विदेशों में फंसे प्रवासियों को तो आप विमान और जहाज़ भेज भेज कर ला रहे हैं और यहाँ देश में फंसे हुए मज़दूरों के लिए रेल तक नहीं चला सकते, तब जाकर कुछ लोगों के लिए रेलें और बसें चलाई गईं। फिर भी बहुतेरे पैदल और न जाने कैसे कैसे जुगाड़ कर लदे पदे जा रहे हैं। अब इनको लगता है कि ये अपने घरों को जा रहे हैं क्योंकि बदहाली ने इन्हें हताश कर रखा है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ये अपने घर जा रहे हैं या यमराज के घर जा रहे हैं, क्योंकि निश्चय ही इनमें से कुछ के साथ वायरस भी जा रहा होगा और जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ न तो अस्पताल हैं, न टेस्ट की व्यवस्था है और न ढंग का इलाज है। लेकिन इन मज़दूरों के पास और विकल्प ही क्या था। ताहिर तिलहारी साहब का एक शेर है, कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों से लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। नमस्कार। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मीडिया स्वराज को सब्सक्राइब कर लीजिए बटन दबाकर।
धन्यवाद।